हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, उस पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो उनको आप ज़रूर लिख लेना कि दाब अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज़ होता है आइस का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें, पानी का क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो वो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से आप साथ साथ याद करते चलो कि गलनांक तो घटता है लेकिन क्वथनांक बढ़ता है दाब बढ़ाने पर। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे श्यानता, विस्कोसिटी। आपको पता होगा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो दो क्वेश्चन बनते हैं श्यानता से, एक तो गैस के लिए, एक द्रव के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की विस्कोसिटी तो बढ़ती है, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो अगर कोई द्रव होगा, लिक्विड होगा, उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी श्यानता घटती है। इन बातों को आप तैयार कर लेना अच्छे से। देखो इसमें मैं कितने बताऊं, ऐसे जैसे कि सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव। आपसे कोई कह दे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी द्रव का तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो मोलिकुलर होते हैं वो दूर, उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, ऑब्वियस है, उनकी बीच की दूरी बढ़ेगी, मतलब उनका जो कोहेसिव फोर्स होगा वो भी घटेगा, और कोहेसिव फोर्स घटेगा तो उनका सरफेस टेंशन भी घटता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन घटता है। ये कुछ ऐसे रामबाण हैं कि इन बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अशुद्धियाँ मिला दें। अब आप लोग कमेंट में बताना, मैं वेट करूँगा कि इम्प्योरिटीज़ मिला देने पर सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे जितने मुझे याद आते जाएंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू चार बातें मैं बताते चलूँगा। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन सारी ही बातों को नोट डाउन प्रॉपरली कर लेना। भले ही आप पॉज करके एक वीडियो को 10 बार पॉज करना पड़े, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोई एक पिंड है, अर्थ की सरफेस पे उसका जो वेट है वो 72 न्यूटन है। ठीक है, 72 न्यूटन। तो अगर पृथ्वी तल से r/2 यानी कि उसकी त्रिज्या की आधी और ऊंचाई पे जाएं तो उसका भार क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो, अब हम आपको एक बात बताएं कि अर्थ से चाहे हम ऊपर जाते हैं चाहे नीचे जाते हैं, दोनों ही कंडीशंस में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जी का मान घटता है। जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब ये तो ऑब्वियस है कि चाहे नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं वेट तो डिक्रीज होगा, लेकिन एक्चुअली कितना डिक्रीज होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, आप एक बात याद रखना कि जो जी है, अपेरेंट जी है, जो जी डैश होगा वो ऊपर जाने के केस में उसका फॉर्मूला होता है जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस जिस हाइट पे जाएगा वो हाइट बटे अर्थ की रेडियस और इसका स्क्वायर। ये ऊपर जाने के केस के लिए होता है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जी बटे 1 प्लस एच, कितनी हाइट पे जाना है, एच का मान हम आर बटे 2 लिखेंगे, तो आर बटे 2 और बटे आर, तो ये आर से आर तो कट गया और इसका स्क्वायर भी है। तो 1 प्लस 1/2 हमारा 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9/4 आएगा, और 9/4 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 4/9 जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 4/9 जी। अब ये कैलकुलेशन जिसे समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से देख लेना। अब जो वेट होता है वो होता क्या है, एम जी, यानी कि एम तो कांस्टेंट, मतलब जो उसका जी ही इफेक्ट डालेगा। तो अगर जी 4/9 हुआ है तो ऐसी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ऊपर जाने के लिए सीधा याद रखो 4/9 से इनिशियल वाले का गुणा कर देंगे, वही वेट हो जाएगा। इनिशियल कितना था, 72, तो ये 8 टाइम कट जाएगा और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। अब आपको क्या करना है, इतना पूरा ये महाभारत नहीं करनी है, आपको सीधा आपको दिया जाएगा वेट। ऐसे मैंने बहुत दो केस बताए थे, आपको याद करो, पिछले मतलब बहुत पहले जब मैंने ये पढ़ाया था ग्रेविटेशनल, तो तब मैंने बताया था ऊपर जाने के लिए 4/9 से, नीचे जाने वाले केस के लिए, ये सारे ही केस प्रॉपरली मैंने बताए। वैसे अब आप याद रखना कि ऊपर जाए तो 4/9। संख्याओं 3 हमें संख्याएँ दी हुई हैं, 23.023 और 0.003 और 2.1 इंटू 10⁻³ इनमें सार्थक अंक बताने हैं। तो देखो, सार्थक अंक अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो वैसे बहुत इजी चीज़ें हैं, जैसे दशमलव के बाद अगर सार्थक अंक तब गिने जाएंगे उनकी काउंटिंग जब उनके बाद कोई नंबर हो, और अगर इधर भी नंबर हो, या डेसिमल के बाद अगर सीधे जीरो हैं तो उनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, या डेसिमल से पहले जो जीरो होते हैं उनको सार्थक अंक में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ऐसे अगर इस वाले में देखें फर्स्ट में, तो इसमें ये जीरो कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसके पहले भी डिजिट है और बाद में भी डिजिट है, मतलब इसमें 5 होंगे, यानी कि ये एक ऑप्शन कट गया। अब इसमें देखो 1 है तो हमारा ये ऑप्शन कट गया क्योंकि बी वाले में 5 दिखा रहा है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो। अब इसमें देखो, इसमें जो 10 की घात है वो -3 है, यानी कि 2.1, अगर हम 10 की घात -3 का मतलब
3 जीरो नीचे आएंगे, मतलब इधर 3 अंक के बाद जीरो आ जाएगा और इधर 3 आ जाएंगे, मतलब दशमलव तो यहाँ आ जाएगा। तो ये अंक तो 2 ही रहे। मैंने बताया दशमलव के इधर अगर लेफ्ट साइड में आपके वो हैं और उनके पहले कोई डिजिट नहीं है तो वो कंसीडर नहीं करे जाएंगे, मतलब ये 2 ही रहेगा, मतलब 5 1 2 बी हमारा राइट आंसर है। और एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 2.1 इंटू 10⁻+3 में कितने सार्थक अंक होंगे। अगर आप लोगों को सार्थक अंक नहीं पता होंगे, इसका कमेंट से हमें आइडिया लग जाएगा, तो फिर मैं एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना दूंगा। 2 समान लेंथ के हीटर के तार हैं, पहले सीरीज़ में और बाद में पैरेलल क्रम में जोड़े गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले श्रेणी में फिर समांतर में जोड़े गए, ये ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, पहले समांतर पहले श्रेणी कह रहा है कि पहले श्रेणी फिर समांतर कह रहा है। दोनों ही सिचुएशन में उत्पन्न जो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, चाहे उत्पन्न ऊष्माओं की बात करें चाहे पावर की बात करें, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो पहले इन शॉर्ट में बता दूं, अगर हम लिखें तो H1/H2 लिखें तो वो हमारा हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा। R2 मतलब पैरेलल वाले केस में, पैरेलल वाले केस में कितना हो जाएगा R/2/R1, मतलब सीरीज़ वाले केस में, सीरीज़ वाले में हो जाएगा 2R जो रिजल्टेंट होगा। तो R से R कट के 1/2 और बटे 2 होगा तो 1/4 आ जाएगा, मतलब 1:4, 1:4 डी ऑप्शन। देखो ध्यान से, 4:1 ना कर देना, थोड़ी कैलकुलेशन मिसअंडरस्टैंडिंग ना करना। अब ये आपको हो सकता है जिनको ये भी नहीं समझ में आया कि ये R/2 पैरेलल के लिए कहाँ से हो गया और 2R सीरीज़ के लिए कहाँ से हो गया, तो उन्हें अभी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगले इनटेक तक। फिर भी मैं बता दूँ क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 उसका होता है, यानी कि R1 R2/R1 + R2। तो इसलिए यहाँ से R1 R2 बटे, तो यहाँ से वो हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। यार बड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, आपको लगता होगा कि इतना इजीली, मतलब कोई भी क्रिएटर होता है पहले मतलब क्वेश्चन ढूंढे, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट उनका सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश, उसके बाद सराउंडिंग, मतलब हम लोगों की सराउंडिंग में ऐसी कई बार सिचुएशंस नहीं होती हैं कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ, लेकिन कंसिस्टेंसी भी ब्रेक ना हो, तो रेगुलर वीडियो भी बनाने होते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट अगर अप्रिसिएट ना कर सको किसी के वर्क को तो उसे डिमोटिवेट मत करना कभी, सच बता रहा हूँ, बहुत दिल से वो आपको वो करेगा। अगर आप लोग मतलब कोई एक्चुअली मेहनत कर रहा है और आप लोग अगर उसको डिमोटिवेट कर देते हो कमेंट सेक्शन में कि इंग्लिश नहीं है या लैंग्वेज इशू बना दो, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है। अगर आप पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो एटलीस्ट चुपचाप चले जाओ, मतलब उसको ये नहीं है कि तुम मतलब वल्गर लैंग्वेज यूज करके उसका मोरल वो करो। देखो फोर्सेस का सही ऑर्डर में हमें लगाना है। देखो इसमें देखो ये बता चुका हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप याद ये रखना कि जो दुर्बल वीकेस्ट जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, आप उसको ही सबसे दुर्बल मत मान लेना, उससे भी दुर्बल कुछ है इस दुनिया में और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे दुर्बल होता है कंपैरेटिवली वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी। और बाकी अब तो आप कर ही सकते हो क्योंकि दुर्बल ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये दुर्बल हो नहीं सकता। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो क्योंकि जी वाला गुरुत्वाकर्षण सबसे दुर्बल होता है, मतलब ये या ये। अब बी और सी में देखो इधर इधर जो दुर्बल है इधर लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रिक जो विद्युत फोर्स से भी क्या वो बड़ा होता है, नहीं होता है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। इनकी परास, इन चालों की रेंज और इन चारों की, ठीक है, वो सब कुछ देख लेना। आई होप आप लोग मेरी बात मानते होगे। ये नहीं कि मैंने कहा कि ये वीडियो उस प्लेलिस्ट में मिलेगा, ये वीडियो वो वहाँ से देख लेना, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो देखने होंगे तभी सिलेक्शन होगा। इतना इजी नहीं है भाई, मेरे बहुत लाख लड़के अप्लाई करते हैं और कुछ 100 ही होते हैं। अभी देखो जो ग्रुप बाई की एडवांस इंटीमेशन लिस्ट आई है, कितने 40-42 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि कंपटीशन का लेवल कहाँ है, किस हद तक तुम्हें इसमें खो जाना पड़ेगा अपनी तैयारी में। ठीक है, किसी क्षण टी पर एक गतिमान पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई ये हैं, तो टाइम टी पर जो कण का वेलोसिटी है वो क्या होगा। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं हम, dx/dt निकाल चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, यानी कि अगर उसका डेरिवेटिव कर दें टी के सापेक्ष तो हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो अल्फा कांस्टेंट है, टी क्यू का 3t² हो जाएगा, यानी कि 3α_t²। सिमिलरली अगर बाई वाले कंपोनेंट का करेंगे तो वो dy/dt हो जाएगा, और dy/dt मतलब कितना हो जाएगा 3βt²। अब अगर दोनों कंपोनेंट हमें गिवन है और रिजल्टेंट v फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, v = होता है vx², रिजल्टेंट के लिए यही तो होता है प्रोसेस, vy²। अब दोनों का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9α²t⁴, या ऐसे देखो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3² α² t⁴ हो जाएगा,
प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा। दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 3 स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर आ जाएगा 3t स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने t की पावर 4 था, t की पावर 4 बाहर आएगा तो t स्क्वायर बचेगा और 3 का स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो 3 बचेगा, मतलब ये तो बाहर आना है, मतलब ये कट गया ये कट गया ये कट गया। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंदर ही रहने दिया, यानी कि सी हमारा। कैलकुलेशन में जैसे प्रॉब्लम हो रही हो या होती हो तो वो एक बार रिपीट कर लिया करो, नहीं तो कैलकुलेट तो आप खुद भी कर सकते हो। बस आपको एक बार प्रोसेस बता दूं कि किस तरह से अप्रोच आपको करना है। अब देखो एक डेफिनेट लेंथ का एल्यूमिनियम का वायर है, उसके को खींचकर उसका डायमीटर आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखो बहुतों को लगा होगा कि वही सिमिलर है जो किसी तार है उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, लंबाई को खींचकर 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 9 गुना होगा, मतलब n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा जो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा। नहीं, ये क्वेश्चन उससे अलग है। इसमें क्या करना है, आपको क्या कहा है कि डायमीटर आधा करा गया है और मैंने आपको स्पेशल केस बताया था ये खींचने वाले 2 केस। एक तो वही n स्क्वायर गुना हो जाएगा जब लंबाई n गुनी करी जाएगी खींच के, एक ये व्यास का केस अगर आए और उसका आधा, तो मैंने बताया था जो रेजिस्टेंस है वो डायमीटर की पावर 4 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये आधा का मतलब ये 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 मतलब 16 गुना। आप अगर लक्ष्य एयर फोर्स के पहलवान हो तो वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम हॉल में, अगर वहाँ पे सोचना पड़ रहा है तो फिर मेरी इतनी मेहनत का फ़ायदा ही क्या है। आपने क्या करना है कि डायमीटर 1/3 कहता तो आपको सीधा 3 उठाना था, पावर 4 कर देनी थी, 81 गुना कर देना था। कहने का मतलब ये है कि और अगर कहे कि लंबाई को खींच कर 5 गुना करा गया है तो फाइनली प्रतिरोध 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। तब उस केस में n स्क्वायर हो जाएगा। और डायमीटर की बात करेगा आधा 3 1/3 1/4 तो सीधा उसका 4 गुना कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी डायमीटर की 4 ये स्पेशल केस, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अब परफॉर्मेंस आप में इन्हेंस होने लगा होगा। एक लिफ्ट है वो नीचे की ओर एक्सीलेट है ए से, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर एक गेंद को गिराता है, ठीक है भैया। लिफ्ट के अंदर उपस्थित एक व्यक्ति और ज़मीन पर खड़े एक व्यक्ति, 2 हैं, एक लिफ्ट में है और एक ज़मीन पे खड़ा हुआ है, तो उनको जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो उनके क्या होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं और बताया भी है कि ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा g+a हो जाएगा, नीचे जाओगे घटेगा g-a हो जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन ये कि जो अर्थ पे खड़ा है उससे भैया क्या मतलब, उसका जो अर्थ पे खड़ा है उसे तो जी ही समझ में आएगा, उसके लिए रिलेटिव जो है वो जी ही रहेगा। लेकिन अगर वो लिफ्ट नीचे आ रही है, नीचे की ओर एक्सीलेट हो रही है, तो लिफ्ट वाले बंदे के लिए तो g-a हो जाएगा, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एक कण 25 सेंटीमीटर के सर्कल में 2 चक्कर पर सेकंड की चाल से मोशन कर रहा है, तो कण का एक्सेलरेशन क्या होगा। आपने 2 चक्कर पर सेकंड देखा तो आपने एंगुलर वेलोसिटी तुरंत निकाल ली, क्योंकि वो होती है 2πn। n का मतलब पर सेकंड कितने चक्कर हैं, 2 चक्कर हैं, तो भैया ओमेगा 4π आ गया। अब एंगुलर वेलोसिटी आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है r ओमेगा स्क्वायर, सबको पता होगा a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, तो r ओमेगा स्क्वायर। r का मतलब रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बनाओ तो 25/100 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, 4π का स्क्वायर करेंगे तो 16π स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 25 से ये 4 बार कटा, फिर ये 4 से 4 बार कटा, तो 4π स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा है। तो ये था फिजिक्स का छोटा रिचार्ज इन द सेंस, इसको आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस से स्टेशन पे 5-10 मिनट का टाइम मिला देख लिया, या खाना खाने के बाद जो रेस्ट करते हैं हम लोग उससे पहले अगर देख लिया, तो इसलिए अभी ये मतलब छोटे छोटे पार्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इसलिए मैं अब लॉन्ग वीडियो बनाना आज से कम ही करूँगा, शायद 2 वीडियो बनाऊँ दिन में, लेकिन छोटे छोटे वीडियोज़, इनको आपको डाइजेस्ट करने में ईजी रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना जो हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।